6 नवंबर को एसएएफ जवान धीरेन्द्र शर्मा अपने घर छुट्टी पर आते हैं भिंड, और 2 दिन के बाद वो प्लान करते हैं कि मैं अपने पैतृक गांव अपने बीवी बच्चों के साथ जाऊंगा, जिसके लिए यानी कि 8 नवंबर की सुबह उनकी पत्नी प्रीति कपड़े पैक करती हैं, वहाँ जाने अपने पैतृक गांव जाने की तैयारी में लगी हुई होती हैं। इसी बीच उनका 11 साल का बेटा आर्यन शर्मा बोलता है कि माँ मैं बाहर जा रहा हूँ साइकिल चलाने। सुबह के करीब 9 बजे थे, पिता घर पे थे नहीं। बेटा 9 बजे घर से बाहर निकलता है और उसके 10-15 मिनट के बाद धीरेन्द्र शर्मा अपने घर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर बच्चे की साइकिल पड़ी हुई है, लेकिन बच्चा नहीं है। उसकी तलाश शुरू की जाती है, उसको अलग अलग जगह ढूंढा जाता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता है। और करीब दोपहर 1 बजे धीरेन्द्र शर्मा पुलिस थाने जाते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा गायब है, कहीं मिल नहीं रहा है। पुलिस आर्यन की तलाश मौके वारदात पे पहुंचती है, आर्यन की तलाश शुरू करती है, लेकिन आर्यन का कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है। हर जगह आस पड़ोस में सब जगह पता किया जाता है, लेकिन आर्यन का कहीं कुछ सुराग ही नहीं मिल रहा होता कि बच्चा गया तो गया कहाँ। इसी बीच रात के करीब 2 के आसपास, या कहें आधी रात के आसपास, पुलिस को कुछ सुराग तो मिला नहीं था, तो पुलिस सोचती क्यों ना अब हम हर एक घर की तलाशी लें, जिसके लिए पुलिस एक अभियान चलाती है कि गांव के अंदर आने जाने के जितने रास्ते हैं वहाँ सब पे पेट्रोलिंग होगी और हर गाड़ी की तलाशी ली जाएगी, साथ में आस पड़ोस के जितने घर हैं सबकी तलाशी ली जाएगी। इसी बीच अगले दिन सुबह यानी कि 9 नवंबर को बुधवार के दिन पास की एक निर्माणाधीन इमारत में एक मजदूर दीवार पे पानी डाल रहा होता है। वो देखता है कि जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे एक संदिग्ध बोरी पड़ी हुई है। वो बोरी को देख के पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, उस जगह पे पहुंचती है, क्राइम सीन पे, और देखती है कि बोरी के अंदर उस 11 साल के मासूम बच्चे की लाश पड़ी हुई है। पुलिस माँ बाप को बुलाती है, उसकी पहचान होती है। उसके बाद बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि बच्चे के कान और मुंह के पास चोट के निशान मिले हैं, मुंह के अंदर कपड़ा ठूसा हुआ है। तो ये कन्फर्म था कि बच्चे की हत्या हुई है हर हाल में। जिसके बाद हत्या की कंफर्मेशन मिलने के बाद पुलिस इसको मर्डर एंगल से जांच शुरू कर देती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मेन जो आरोपी है उसको पकड़ लिया है, जिसका नाम है पवन शर्मा। पवन शर्मा पास के ही एक स्कूल का संचालक है, मगर उसने इस बच्चे को क्यों मारा? उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी बच्चे से, परिवार से कोई दुश्मनी नहीं थी पवन की। दरअसल पवन के ऊपर कर्ज बहुत चढ़ा हुआ था, तो पवन ने सोचा क्यों ना मैं बच्चे को किडनैप करूं और उसके बाद फिरौती मांगूं 15-20 लाख रुपए और अपना कर्ज चुका लूं। लेकिन बच्चे को उसने पकड़ तो लिया था। अपहरण करने के बाद उसे ये पता चल गया था कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा क्योंकि बच्चे ने मुझे पहचान लिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि इसने आर्यन को चॉकलेट देने के बहाने गुरु नानक जयंती के दिन स्कूल के अंदर बुलाया और खेलने की बात बोली और उसके हाथ पैर बांध कर उसको चिल्लाने के लिए कहा और वीडियो रिकॉर्ड करी। मगर इसे ये भी पता था कि अगले दिन स्कूल खुलेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपहरण तो कर लिया है और बच्चे ने मुझे पहचान भी लिया है। तो इसने मासूम आर्यन का गला रेत कर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इसने अपने 2 सालों, एक रिश्तेदार और एक कथित तौर पर एक पत्रकार दोस्त था, उसकी मदद लेकर बच्चे को, लाश को बोरी में बंद करके पास के प्लॉट में फेंक दिया, क्योंकि पुलिस हर एक घर में तलाश करने वाली थी। अब आपको भूमिका बताता हूँ उन सारे आरोपियों की जो पकड़े गए हैं कि उन्होंने क्या क्या भूमिका थी इन लोगों की इस पूरे कत्ल के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा मुख्य आरोपी है पवन शर्मा, वो स्कूल का संचालक है और आर्यन शर्मा हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। इसने बच्चे को पहले अपहरण किया, फिरौती की योजना बनाई, अपहरण करने के 1 घंटे के बाद गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। ये सब काम उसने स्कूल के अंदर ही किया। इसके बाद स्कूल का ताला लगाकर बाहर आया। रास्ते में दीपू यानी कि उसका साला मिलता है और बताता है पवन कि मेरे स्कूल में एक बच्चा गिर गया है और उसकी मौत हो गई है और मैं ताला लगाकर आ गया हूँ। जिसके बाद दीपू जो है, असल में दीपू की सगाई थी तो वो अपनी तैयारी में जुटा था और इसी सिलसिले में अपने जीजा पवन से मिलने आया था। मगर पवन ने जब उसको इस बात की जानकारी दी तो वो दोनों स्कूल पहुँचे और उस समय आर्यन जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन इन बेरहम हैवानों ने उस मासूम को मार डाला। उसके बाद शैलेश, जो दीपू का भाई है और पवन का दूसरा साला है, उसने अपने जीजा और भाई से मिलकर उस वक्त उसका दोस्त मधुर कटारे भी उसके साथ था। मधुर कथित पत्रकार है
और इन सभी ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। ये प्लान वीरेंद्र नगर में विश्राम शर्मा के घर पर बनाया गया। विश्राम इनका रिश्तेदार है और उम्र में सबसे बड़ा है इन सब में। इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कैसे हम पवन को बचाएंगे, एक एक करके क्या क्या करेंगे। सबको काम सौंपे गए, कौन ठिकाने लगाएगा लाश, कौन पकड़ेगा, कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद इन लोगों का प्लान था कि ये स्कूल की दीवार फांद कर अंदर जाएंगे रात में और उसके बाद बच्चे की लाश को बोरी में बंद करके प्लॉट में फेंकेंगे। वहाँ पे रेत का ट्रैक्टर लेकर आएंगे। रेत का ट्रैक्टर आधा बाहर फेंक कर उसमें बच्चे की लाश को छुपा कर लेके जाएंगे और बॉडी को डिस्पोज कर देंगे। मगर पुलिस का मूवमेंट इतना ज़्यादा था, ये ऐसा कर नहीं पाए, ट्रैक्टर नहीं लेकर आ पाए। इन्होंने लाश तो फेंक दी प्लॉट में लेकिन डिस्पोज नहीं कर पाए, जो सुबह में अगले दिन मजदूर देखता है और वो उसकी जानकारी पुलिस को देता है। फिलहाल ये सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की अब ये तैयारी कर रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? पवन शर्मा ने जो काम किया उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।